हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके साथ ऐसा होता है कि उन्होंने क्राइम नहीं किया होता या पुलिस के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता और उनकी जो चार्जशीट फाइल होती है उसके अंतर्गत कुछ ऐसी धाराएं लगी हुई होती हैं, लिखी हुई होती हैं जो कि आप पे बनती ही नहीं किसी भी तरीके से और आप परेशान होते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि भाई आप जाते हैं हाई कोर्ट में और वहाँ से भी आपकी क्वेश्चनिंग नहीं हो पाती। अब आपके मन में डर रहता है कि इससे हमको परेशानी हो सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने गलत तरीके से आपकी चार्जशीट फाइल करी है उसी के हाथों आपको खुद को बरी कैसे करवाना है। बाइज्जत बरी होंगे आप कोर्ट से। बस आपको ध्यान ये रखना है कि गलत तरीके से अगर इन्वेस्टिगेशन हुई है, गलत तरीके से आईओ ने चार्जशीट फाइल करी है, तो आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि खुद वो आईओ आपको छुड़वाएगा, आपको उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किस तरीके से करना है इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। प्रैक्टिकल आप देखना, सब कुछ आपके फेवर में आएगा। और अगर आप संतुष्ट होते हैं इस वीडियो से, आपको लगता है कि इस तरह से आप निकल सकते हो, आपका ट्रायल चल रहा है, आपके ऊपर गलत धाराएं लगी हैं, तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करना ताकि बाकी लोगों को भी ये जानकारी मिल सके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस दलदल में फंसे हुए होंगे जहां पर पुलिस के द्वारा गलत किया जाता है, गलत तरीके से चार्जशीट फाइल की जाती है। देखिए दोस्तों, इसको ना एक उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, उससे आप देखना। देखो, जैसे कि मान लेते हैं आईओ ने एक एफआईआर दर्ज करी। उस एफआईआर में तो चलो कितनी भी धाराएं थी, लेकिन जब उसने चार्जशीट फाइल करी तो उसके अंतर्गत एक 498 था और एक आपका 323 था, एक आपका 504 था, एक आपका 506 था, एक आपका 406 था। मान लेते हैं उदाहरण के लिए ये एक आपकी एफआईआर है। और ये जो मैंने धाराएं बताई कॉमनली यही होती हैं, क्योंकि जो बड़ी धाराएं होती हैं 377 हो गया, 354 हो गया, 312 हुआ, वो 90% मामलों में पहले ही हट जाती है क्योंकि उसका कोई एविडेंस होता नहीं है। बहुत रेयर मामले होते हैं जहां पे उस तरह की कोई धारा आगे आती है, और अगर वो धारा भी आगे आ रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, प्रॉपर एंड परफेक्ट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। देखिए, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की चीजें हैं वैसे तो, क्योंकि आईओ भी जो वहां पे क्रॉस के लिए आता है वो ऐसा तो है नहीं कि उसे कुछ पता नहीं होता, वो भी बहुत घिसे हुए होते हैं। तो उनसे चीजों को निकलवाना, जो आपके वकील साहब है उनकी क्वालिटी पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। मैं जिस तरह से निकलवाता हूं, मैं वो चीज आपके सामने रख रहा हूं। देखिए होता क्या है, अब ये मामला हमने मान लिया, ठीक। अब इस मामले में मान लेते हैं 3-4 एक्यूज पर्सन है, हस्बैंड है और उसके सारे घर वाले हैं, पेरेंट्स है, बहन भाई हैं, सब है। अब आईओ साहब आ गए वहां बयान देने के लिए, ठीक। तो बहुत टू द पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी जीरे वैसे तो हम लोग करते हैं, उतना लंबा तो मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा, आपको बिल्कुल वो अच्छी बताऊंगा जहां से आपको सॉल्यूशन मिलता हो। आपने सबसे पहले एक एक धारा को करके पकड़ना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 धाराएं थी ना, तो सबसे पहले मैंने पकड़ ली 506। अब आईओ साहब से मैंने पूछा, आप ये बताइए कि धारा 506 ऑफ आईपीसी क्या कहती है। वो बताएगा कि जान से मारने की धमकी के लिए होती है, लिखवा दो वहां पे। गवाह ने कहा कि उसको ये ज्ञात है कि धारा 506 आईपीसी जान से मारने की धमकी देने के लिए होती है। अब अगर आपकी कंप्लेंट के अंदर कहीं भी धमकी की बात नहीं आई, क्योंकि ये 504 और 506 तो आलू की तरह यूज करते हैं, जैसे हर सब्जी में आलू डाले जाते हैं ना, तो हर एफआईआर में लास्ट में 504 506 लगा देते हैं अधिकतर में, आप देख लेना। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, रिसेंट एक एग्जांपल बता रहा हूँ अपने मामले का। तो वहां फिर मैंने आईओ को एक कंप्लेंट दिखाई जो कि लड़की ने दी थी एफआईआर करने के लिए। बोला इस कंप्लेंट को पढ़ लो, इसमें देख करके बताओ कि कहीं पे इस लड़की ने लिखा है कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी। आईओ ने पूरा पढ़ा, उसमें कहीं ये नहीं था, कह रहा नहीं। मैंने लिखवा दिया कि गवाह को फला फला कागज संख्या ये दिखाई गई, और देख करके गवाह ने तफ्तीश करी कि इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई। उसके बाद मैंने उसको एफआईआर पढ़वाई। मैंने कहा एफआईआर है, पढ़ लो, इसमें कहीं लिखा है कि जान से मारने की धमकी दी गई। अब जो कंप्लेंट होती है उसी की कॉपी एफआईआर में हुबहू लिखा जाता है। कहता नहीं है। मैंने लिखवा दिया कि मेरे द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में भी कहीं ये मेंशन नहीं है कि जान से मारने की धमकी दी गई। अब मैंने उससे पूछा, तो फिर जो 506 आपने इसमें लगाई वो किस आधार पर लगाई। बिल्कुल चुप, कोई आंसर नहीं। तो हमने लिखवा दिया, जब कुछ नहीं बोला बहुत देर तक, कि धारा 506 आईपीसी मेरे द्वारा जो एफआईआर में लगवाई गई है वो किस आधार पर लगाई गई है ये मुझे ज्ञात नहीं है। फिर हमने पकड़ ली दूसरी धारा, ठीक है, 406 ऑफ आईपीसी। 406 आईपीसी होती है कि आपके पास सामान है, लड़की ऐसा एलिगेशन लगाती है तो उसके लिए 406 होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस स्टेशन में जाके आप सामान वापस भी कर देते हैं और उसकी रिसिप्ट भी ले लेते हैं और उसके बाद भी 406 लगी रहती है। ये ऐसा ही कुछ मामला था। तो हमने उनसे पूछा कि भाई 406 किस लिए होती है, तो पहले तो बोला स्त्री धन के लिए। तो हमने उसको करेक्ट किया कि नहीं, स्त्री धन के लिए नहीं होती, ये होती है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की धारा। अब आप ये बताइए कि जो एक्यूज पर्सन के ऊपर आपने 406 लगाई है, इस संबंध में इन लोगों ने क्या बेईमाना किया, क्या चीज उसके अपने पास रख ली धोखे से। कहता है सामान रखा। फिर हमने उसको एक लिस्ट दिखाई, एक रिसिप्ट थी जो हमने दिखाया, ये रिसिप्ट है
जो सामान इसने थाने पे जमा किया था उसकी रिसिप्ट ये जारी हुई थी, ये इसमें आप ही के साइन है? कहता हाँ, लिखवा दिया इस चीज़ को। अब हमने उससे पूछा कि जब ये सामान वापस हो गया था तो इसके आधार पर 406 कैसे बनी और क्यों आपने लगाई? जब सामान वापसी हो चुका तो 406 तो आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो मुद्दा तो खत्म हो गया था। अब इसका भी आईओ के पास किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं था। इसी प्रकार से फिर हम 323 पे आए। हमने कहा आपको पता है 323 किस लिए होती है? कहता है हाँ, ये साधारण मारपीट की धारा है। लिखवा दिया हमने कि मुझे ज्ञात है कि 323 साधारण मारपीट की धारा है। फिर हमने उससे पूछा कि जो आपने इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट दी है, उस चार्जशीट में कहीं वादिनी का मेडिकल लगा है? कहता है मेडिकल तो नहीं लगा। तो ये बताइए क्या ये कहना सत्य है कि जो 323 धारा आपने लगाई केवल ये वादिनी के कथनों के आधार पर लगा दी? उसे कहना पड़ा हाँ, क्योंकि मेडिकल या कोई एविडेंस तो था नहीं। तो हमने लिखवा दिया कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने गवाह है, गवाह ने स्वीकार किया कि मैंने जो धारा 323 एफआईआर में लगाई, चार्जशीट में लगाई, वो केवल वादिनी के कथनों के आधार पर लगा दी। देखो, अगर मैंने इतना लिखवा दिया ना उससे, तो इसका मतलब है 100% आर्ग्यूमेंट के टाइम पे 504, 506, 323, 406 जो भी मैंने आपको उदाहरण दिए धाराओं के, ये सारी धाराओं से आप 100% बरी हो, क्योंकि आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद अपनी क्रॉस में एडमिट कर रहा है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं था, ये धाराएं मैंने केवल मौखिक कथनों के आधार पर लगाई हैं, इनको लगाने का कोई भी आधार नहीं था। ये सब निकलवा दिया। और दोस्तों, जब इस प्रकार की जिरह होती है ना, आईओ के पसीने टपक रहे होते हैं, उसको समझ नहीं आ रहा होता मैं क्या बोलूं, ठीक है। और यही कारण भी होता है कि जो वकील साहब में क्वालिटी होगी ना, आईओ उसको हमेशा याद रखेगा, कभी भूलेगा नहीं। 2 साल बाद भी रोड पर टकरा जाए ना कहीं पे, तो याद रखता है, अरे सर आप समझे। तो ये आपके वकील साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने आईओ से क्या क्या और कैसे कैसे निकलवाया। ये मैंने आपको एक उदाहरण बताया, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बिना एविडेंस के आपका मुकदमा दर्ज हुआ है, अनावश्यक रूप से आपकी धाराएं चार्जशीट में आईओ के द्वारा लगा दी गई हैं, आईओ ही आपको रिलीफ देगा। कहां देगा? जब उसकी क्रॉस हम इस तरह से करेंगे जैसे मैंने आपको एक उदाहरण से समझाया। उम्मीद करता हूं दोस्तों इससे आपको एक आइडिया तो मिल गया होगा। और जो लोग समझते हैं कि गलत धाराएं लगी हुई हैं, आगे जाके हमें प्रॉब्लम आएगी, नहीं आने की प्रॉब्लम। अगर रिकॉर्ड पे आपके खिलाफ कुछ नहीं है, आईओ ही आपकी मदद करेगा, या फिर आईओ के पास उस धारा को लगाने का कोई आधार नहीं है, वो बता नहीं पाएगा, वही आपके आर्ग्यूमेंट में काम आएगा और आप उससे 100% बरी होंगे। तो इसलिए दोस्तों, छोटे मुकदमों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल इनको सही तरीके से लड़ने की जरूरत है। और जैसे मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट किया था, आपको लगता है वीडियो यूजफुल है तो इसको आगे शेयर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।